Guys, greetings to all. Today we are going to discuss chapter 1 of history, when, where and how. In this chapter we are going to learn about periodization of history, also the developments that take place in that particular period and the sources of to know about that particular period. So as we know, history is defined as the study of past events. All the things that happened already are considered to be in history. History is divided in three periods: ancient, medieval, and modern periods. In earlier classes, 6th and 7th, you have already studied about ancient history and medieval history. In this chapter, we are going to learn about the modern period of Indian history. The modern period of Indian history is marked by the decline of the great Mughal Empire and the advent of the British. सो व्हेन द लास्ट मुगल स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर औरंगजेब जो था वो सबसे लास्ट मुगल एम्परर था, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग था और जो कि कैपेबल था उस पूरे मुगल एम्पायर को अपने कंट्रोल में करने के। उसके बाद में उसके जो डिसेंडेंट्स थे वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, तो इंडिया जो है वो काफ़ी सारे पार्ट्स के अंदर जो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स थे, अलग अलग जो छोटे सामंत या राजा थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया मुगल एम्पायर से। उसी टाइम पे जो ब्रिटिश थे वो भी इंडिया के अंदर आए। तो जब ये मुगल एम्पायर वाइल द मुगल एम्पायर स्लोली फेडेड इन ओबिलियन, यानी जब ये मुगल एम्पायर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूटा, उस वक्त कई यूरोपियन कंट्रीज जो हैं जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, वो इंडिया के अंदर आए अपने ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि इंडिया जो है अगर इसके ऊपर वो टेरिटोरियल और पॉलिटिकल कंट्रोल कर लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट कल्टिवेबल लैंड था, यहाँ पे रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल था। और क्योंकि इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, तो वहाँ की जो मशीनरीज़ है उन मशीनरीज़ के लिए काफ़ी सारा रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर अवेलेबल था, तो इसलिए वो लोग इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। फर्स्ट पीरियड, द मॉडर्न पीरियड इन द वर्ल्ड. During the modern period, not only India but also other countries of the world witnessed several important developments which shaped the future course of action for the entire world. तो जो ये मॉडर्न पीरियड था, मॉडर्न पीरियड यानी इंडिया के लिए देखा जाए तो जो मुगल एम्पायर है उसके डिक्लाइन के बाद का पीरियड जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट किया जाता है। लेकिन जो वर्ल्ड है उसके लिए ये 15th या 16th सेंचुरी के बाद का जो टाइम पीरियड उसको मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इस पीरियड के अंदर जो वर्ल्ड है उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हुए। जैसे आप देखो तो इंग्लैंड जो है वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। उसके अलावा रेनेंस, जिसको कि रिवाइवल या रिवर भी बोलते हैं यूरोपियन आर्ट एंड कल्चर का, वो चीज़ भी हुई थी। उसके अलावा नेशनलिज्म काफ़ी स्ट्रांग हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ में। आप फ्रांस रिवोल्यूशन देख सकते हो, जहाँ पे फ्रांस के लोगों ने जो है रिवोल्यूशन किया था अपने किंग के खिलाफ और अपने आप को इंडिपेंडेंट किया था। तो काफ़ी सारे चेंजेस आए थे मॉडर्न पीरियड के अंदर वर्ल्ड में। तो फर्स्ट थिंग वॉज रिनेंस। जो टर्म रिनेंस रेफर्स टू रीबर्थ और रिवाइवल, यानी जो ये नेम है वही सजेस्ट करता है कि रिवाइवल या रीबर्थ यानी पुनर्जन्म। जो यूरोपियन आर्ट एंड कल्चर था जो कि स्टार्ट में जब काफ़ी अच्छा था, उसके बाद में जो रोमन कल्चर जो था काफ़ी अच्छा था, उसके बाद में ये फैड हो गया या फिर किन्हीं कारणों की वजह से जो है लोग इनसे हट गए थे, इसको यूरोपियन आर्ट एंड कल्चर से दूर हो गए थे। इसका दोबारा रिवाइवल हुआ। यूरोपियन लोग जो है वो वापस अपनी पुरानी सभ्यता की तरफ, अपने पुराने आर्ट और कल्चर की तरफ गए, तो इसको रिवाइवल या रीबर्थ बोलते हैं यूरोपियन आर्ट एंड कल्चर का। जो रिनेंस है इसको इस तरीके से भी कैरेक्टराइज किया जाता है कि इसके अंदर लोग जो है उनकी सोचने की क्षमता भी इम्प्रूव हुई। पहले लोग जो है वो चर्च जो था वहाँ उसकी ही बातों को मानते थे, सब कुछ उनके लिए सिर्फ और सिर्फ चर्च था। लेकिन इसके बाद में जो ये रिनेंस हुआ उसमें लोग जो है उन्होंने अपने खुद की इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी जो है वो लोगों के सामने रखना स्टार्ट किया। सेकेंड थिंग, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन ब्रॉट अबाउट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरीज ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो जो 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में यूरोप जो है वहाँ पे मशीनरीज का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ, मेनली ब्रिटेन के अंदर। द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री लेड टू मास प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड वुड। तो जो इंडस्ट्रीज थी उनके अंदर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा था या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट था उसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा था, तो उसके लिए उनको कहीं ना कहीं कोई मार्केट की ज़रूरत थी। तो वो मार्केट उनको इंडिया में दिखा, इसलिए वो लोग इंडिया के अंदर भी आए और यहाँ पे जो है उन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट किया। और वो ट्रेड जो था उनका स्टार्ट में उसको उन्होंने बाद में कॉलोनीज़ के अंदर कन्वर्ट किया, यानी वो यहाँ पे अपना टेरिटोरियल और पॉलिटिकल कंट्रोल करने के लिए बाहर से जो है सोल्जर्स को इंडिया लाने लगे। उसके अलावा कई सारे ऑफिशियल्स को भी उन्होंने इंडिया जो है रिक्रूट किया। स्टार्ट में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी,
उसने ये सब चीज़ किया था। लेकिन बाद में जो है 1857 के रेवोल्ट के बाद में इंडिया पे डायरेक्ट कंट्रोल जो था वो ब्रिटेन क्राउन का हो चुका था। नेशनलिज्म इज आइडेंटिफिकेशन विद वंस ऑन नेशन एंड सपोर्ट्स इट्स इंटरेस्ट। यानी नेशनलिज्म जो है इसका मतलब ये होता है कि भाई जो व्यक्ति है उसके अपने राष्ट्र के प्रति क्या राय है और वो जो अपना राष्ट्र है या कोई देश है उसकी आइडियोलॉजीज को कितना सपोर्ट करता है। ये स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर, और उसके बाद में इंडिया के अंदर भी जो है स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म यानी देशभक्ति या राष्ट्र भावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुई जब लोगों ने जो है सेंट्रलाइजेशन जो था पावर का, यानी सारी पावर जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्राउन के हाथ में थी उसको चैलेंज करना स्टार्ट किया कि आप लोग जो है पावर उसका मिस यूज़ कर रहे हो। तो ये 19th सेंचुरी से स्टार्ट। तो ये जो सारे जो चेंजेस हुए थे या फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न पीरियड जो है हिस्ट्री का, इसके बारे में हमारे को सारी जो जानकारी मिलती है वो किसी न किसी पर्टिकुलर सोर्स से मिलती है। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे कि हमारे को ये पर्टिकुलर जानकारी मिलती है? तो द मॉडर्न पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी। यानी जो मॉडर्न पीरियड इंडियन हिस्ट्री का वो स्टार्ट होता है 18th सेंचुरी से, यानी आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। अनलाइक द प्रीसीडिंग एराज देयर आर अ वास्ट फाउंड ऑफ सोर्सेज अवेलेबल टू रिकन्स्ट्रक्ट द मॉडर्न पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। यानी जो अर्लियर टाइम था उसके अंदर इंडिया के पास में इतने ज़्यादा जो है ऑफिशियल्स रिकॉर्ड नहीं थे, लेकिन क्योंकि इस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, उसके अलावा ब्रिटिश जो है वो भी इंडिया में आ चुके थे अपने साथ कई सारी टेक्नोलॉजीज लेके। तो इस इरा को या फिर जो मॉडर्न पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का, इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना काफ़ी ईजी रहता है। काफ़ी सारे रिकॉर्ड जो है, काफ़ी सारे सोर्सेज इसके लिए अवेलेबल है, जैसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, आर्किटेक्चर, accounts of travelers, books, newspaper and magazines. The first one is official records of the British administration. The British realized the importance of documentation and meticulously maintained official records for every action taking place under their administration in India. यानी जो ब्रिटिश पीपल जो थे, ब्रिटिश लोग जो थे, उन्होंने ये चीज़ काफ़ी जल्दी जान ली थी कि भाई जो भी चेंजेस हम ला रहे हैं इंडियन सोसाइटी में उसको अगर हम डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे तो हमें जो है वापस जो ब्रिटिश जो है क्राउन हमारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड्स हैं उनको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड हर ईयर पे दिखाना होता था। तो इसके लिए उन्होंने जो है अपना सारा सब कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड के रूप में रखना स्टार्ट किया। एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी वर्क होता था उसको जो है डॉक्यूमेंटिंग करना स्टार्ट किया उन्होंने। देयरफॉर देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑफिशियल डाटा फॉर द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया। तो इसकी वजह से जो ब्रिटिश पीरियड है उसका काफ़ी सारा डाटा इंडिया के अंदर अवेलेबल है। द ब्रिटिश इंश्योर दैट ऑल ऑफिशियल पेपर वर्क वॉज केयरफुली डॉक्यूमेंटेड एंड प्रिजर्व। तो जो ब्रिटिश उन्होंने ये इंश्योर यानी उन्होंने ये बिल्कुल तय किया कि भाई जितना भी जो ऑफिशियल पेपर वर्क होगा इसको बिल्कुल सही तरीके से रखा जाएगा और इसको प्रिजर्व यानी बचा के रखा जाएगा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ दिस ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश पीरियड कैन बी फाउंड एट द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बेस्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ब्रिटिश पीपल के या ब्रिटिश पीरियड के, इसको हम कहाँ पे अभी प्रेजेंट डे में भी अगर हम देखना चाहें तो ये मिल जाएंगे हमें नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो कि न्यू दिल्ली में है। उसके अलावा द इंडियन ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड्स इन लंदन, वहाँ पे भी ये रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। ऑल्दो द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन प्रूव टू बी ए वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड इंडिया। ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, ये काफ़ी वैल्यूएबल रिसोर्स है इंडिया की जो मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। लेकिन हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इसके कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन जैसे कि ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ये ब्रिटिश पर्सपेक्टिव में लिखे गए, यानी जो ब्रिटिश लोग हैं वो किसी भी चीज़ को अगर लिखेंगे तो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अपना कंट्री जो है ब्रिटेन, उसको सोच को अब ध्यान में रख के लिखेंगे वो। तो अगर कोई भी चीज़ या कोई इशू ऐसा होगा जिससे कि ब्रिटिश क्राउन या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो छवि है या जो है उसके ऊपर अगर कोई दाग लगने की समस्या होगी या कोई पॉसिबिलिटी होगी कि भाई अगर कोई इसमें कुछ कमी निकाल सकता है तो वो ऐसा वर्क नहीं करेंगे। तो इसलिए जो भी इंडियन मासेस यानी जो भारतीय आम जनता थी उस आम जनता के से रिलेटेड अगर कोई मुद्दा होता तो उस मुद्दे को वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर नेगलेक्ट कर देते थे। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने किसी भी चीज़ को जो है इस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट उसको इस तरीके से मॉडिफाइड किया था कि जिससे उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ है वो अच्छे से अच्छा दिखाई दे। सेकेंड थिंग इज बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो ये जो मॉडर्न पीरियड था इसके अंदर प्रिंटिंग फैसिलिटी काफ़ी इजीली अवेलेबल थी, एक्सेसिबल थी। तो काफ़ी सारे जो है मास प्रोडक्शन होता था बुक्स का, न्यूज़पेपर का और मैगजीन का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारे लोग जो हैं ऐसे थे, इस टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी सारे लोग अनएजुकेटेड थे और पुअर थे। तो ये जो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर हैं ये मेनली रिच और एजुकेटेड क्लास और ब्रिटिश लोगों के लिए होते थे। इंडिया का जो सेक्शन थे, कई सारे इंडियन सोसाइटी के सेक्शन थे जो कि पुअर या फार्मर्स से किसान,
वो लोग इससे काफ़ी ज़्यादा दूर थे। तो अगर ये न्यूज़पेपर और मैगजीन जो हैं ये मेनली रिफ्लेक्ट करते थे ब्रिटिश और एजुकेटेड इंडियंस के थॉट को। जो अनएजुकेटेड लोग थे उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें नहीं थी। तो इंडिया का यहाँ पे आप डीडी न्यू में देख सकते हैं, जैसे कि इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर जो था वो द बंगाल गैजेट था, जो 1780 के अंदर कलकत्ता के अंदर पब्लिश हुआ। नेक्स्ट वन इज आर्किटेक्चर। बिसाइड्स रिटन रिकॉर्ड्स, द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियड आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया आर रिफ्लेक्टिव ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। तो आर्किटेक्चर जो है इंडिया के अंदर पहले जो आर्किटेक्चर था उसके अंदर मुगल शैली जो है, मुगल स्टाइल जो है उसको फॉलो करते थे। मेडिएवल पीरियड में एनिशियंट के अंदर द्राविड़, नागर, ये जो है आर्किटेक्चर स्टाइल फॉलो होती थी। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद में इंडिया के अंदर जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो हैं उनके ऊपर हम ब्रिटिश प्रभाव पूरी तरीके से देख सकते हैं। जैसे जो हमारा राष्ट्रपति भवन है या पार्लियामेंट हाउस है या फिर गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है, ये इस बात की टेस्टमनी यानी इस बात का सबूत पेश करते हैं कि इंडिया के अंदर जो है ब्रिटिश लोगों के आने के बाद में कितना ज़्यादा आर्किटेक्चर के अंदर चेंज हुआ है, कितनी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसके अंदर चेंजेस। नेक्स्ट वन इज अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स। सिमिलर टू द मेडिएवल पीरियड मैनी पीपल विजिटेड आवर कंट्री, मॉडर्न पीरियड एज वेल। तो जो मेडिएवल पीरियड था उसके अंदर कई सारे ट्रैवलर्स आए थे, जैसे आपने नाम सुना होगा इब्ने बतूता, अबुल फजल। तो ये लोग जो है मुगल्स और मुस्लिम इन्वेडर्स के साथ में इंडिया आए थे। तो इसी तरीके से जो ब्रिटिश पीरियड था या फिर जो मॉडर्न पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का, उसके अंदर भी कई सारे ट्रैवलर्स जो है वो इंडिया आए थे। जैसे उनमें ट्रेडर्स भी थे, मिशनरीज थी, जो चर्च की मिशनरीज होती हैं वो भी इंडिया आए थे। उसके अलावा जो ऑफिशियल ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते थे वो भी इंडिया थे। तो वो अपनी किसी भी चीज़ को जो है एक डायरी के अंदर मेंटेन करते थे। तो उनके जो देयर अकाउंट्स डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस इन द कंट्री सर्व एज वन ऑफ द मेजर सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब कि वो जो ऑफिशियल्स थे या मिशनरीज थी वो अपनी डेली रूटीन को कई बार डायरीज में नोट कर देते थे। तो उनकी जो वो डायरीज होती थी, उनके जो रिकॉर्ड्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते थे इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी जगह पे रहते थे। उनका जो डॉक्यूमेंट होता था वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता था, वो उनका अपना पर्सनल रिकॉर्ड होता था। तो उस पर्सनल रिकॉर्ड में वो अपनी पर्टिकुलर चीज़ों को लिखते थे। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है हमें उस वक्त की। ओके, तो वाइल इंटरप्रेटिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज वी मस्ट इंश्योर नॉट बीइंग मिसलेड बाय बायस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रिटिश। तो अगर हम लोग जो है किसी भी हिस्टोरिकल सोर्सेज को पढ़ते हैं, किसी भी पूरा जानकारी को हम जब देखते हैं तो हमको बायस जो होती है कई सारी चीज़, यानी कि अगर उसमें किसी एक ही चीज़ को जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया तो उससे हमारे को मिसलीड यानी भटकना नहीं चाहिए। हमारा जो ध्यान है वो इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि भाई हमको मॉडर्न पीरियड रिकंस्ट्रक्ट करना है इंडियन हिस्ट्री का। तो उसके लिए हमें हर एक यूजफुल सोर्स को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समझना चाहिए और उसको इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में यूज करना चाहिए। की टर्म्स